Okay, so we'll talk about the roles and powers of Indian Parliament. So, Indian Parliament का हम लोग legislative powers and functions से start करते हैं. So, Parliament's core function we all know it is law making, that is legislating, and then these laws are executed by the executive. Okay, legislature they make the laws and implementation of the law is with the executive. So, exclusive powers. It exclusively legislates on subjects listed under the Union list which has 98 subjects. Initially, it was 97, and on residuary subjects which are not covered in any list. So ये कहाँ से आया है पावर? ये जो पावर है एक्सक्लूसिव पावर रिगार्डिंग यूनियन लिस्ट एंड रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स ये 1919 से आया कि 1935 से आया? ये 1919 से आया है या 1935 से आया? दैट्स व्हाट आई विश टू नो. सो ये जो शेड्यूल 7 है आपका, यस 1935 टू बी स्पेसिफिक, करेक्ट. सो शेड्यूल 7 जो है अगर आप देखेंगे तो पावर कहाँ से शेयर हुआ है? शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर कब से शेयर होना स्टार्ट हुआ है? 1919 में शेयर हुआ था या 1935 में शेयर हुआ था? बिकॉज बाई कैमरलिज्म अगर आपको याद होगा, है ना, बाई कैमरलिज्म वॉज इंट्रोड्यूस बट डायarchy वॉज only in provinces in the 1919, if you remember. डायarchy सिर्फ प्रोविंसेस में हुआ था, है ना. सो वी व्हाट वी विल से, डिड इट कम फ्रॉम 1919 और 1935? बिकॉज डायarchy जो है प्रोविंसेस में हटा दिया गया था 1919 में, और 1935 में डायarchy वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंटर. याद आया? उल्टा हो गया था, रिवर्स डायarchy विच टॉक अबाउट इट ड्यूरिंग द 1935 एक्ट. सो इट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसने थ्री फोल्ड डिविजन, जिसने क्या किया था, थ्री फोल्ड डिवीजन इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और जो रेसिडुअरी पावर था उसको लेके आए थे. ओके, तो हम क्या कहेंगे कि जो 7th शेड्यूल है दिस इज फ्रॉम द 1935 एक्ट एंड रेसिडुअरी पावर्स वाज विद द वाइसरॉय और क्राउन. हम जैसे कहते हैं गवर्नर जनरल के पास था, इट वाज नॉट विद द पीपल, राइट. So exclusive powers is union list, and there are three lists, and anything which is not covered in this three list, that is the union list, state list, and the concurrent list, it goes into residuary. Okay, it goes into what? Residuary. तो ये चलेगा आपका. Then concurrent list power for subjects on the concurrent list, which is 52 subjects. Initially, it was 47. Parliament's law prevail over the state laws in the case of conflict. पार्लियामेंट के जितने भी लॉज हैं अगर दोनों बनाए, स्टेट भी बना दिए, बिकॉज बोथ बोथ हैव पावर्स. ओके, बोथ हैव पावर्स रिगार्डिंग दिस. लेकिन अगर मान लिया कि देयर इज अ क्लैश between the center and the state regarding a law on the concurrent list, तो then parliament's law is going to be prevailing. Okay, all right. तो यहां पर कौन से आर्टिकल की हम बात करते हैं? हम बात करते हैं आर्टिकल 254 में. सो आर्टिकल 254 में क्या प्रेजेंट है फिर? आर्टिकल 254 में देयर इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी. So what is doctrine of repugnancy? It means that if there is a conflict between a state law and a central law on a subject that is there in the concurrent list, the central law will prevail, and the state law will be considered as void. क्या ये चीज क्लियर है सभी को आर्टिकल 254 के बारे में? ओके, देन लेजिस्लेशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस. Legislation under special circumstances. So Parliament, they can legislate on state list subjects, which are currently 59. Initially, it was 66. So under certain conditions, such as Rajya Sabha's resolution during national emergency and upon request by two or more state. अगर दो से ज्यादा स्टेट आपको रिक्वेस्ट करेंगे तब आप ये जो है यू कैन डू दिस. कोई आइडिया है इसके बारे में?
जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में सुना है आपने? अगर दो से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, तो जेपीएससी विच इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। हम ये समझते हैं कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो होता है आपका, स्टेट पीएससी, बोथ ऑफ देम आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वेराज अगर दो स्टेट कहेंगे कि हमें जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है, तो जेपीएससी कैन बी क्रिएटेड विच इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, सो ये जो है, जब दो से ज्यादा स्टेट, ओके, जब दो से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करे, तब आप इस पे लॉज बना सकते हो। उसके साथ साथ राज्यसभा का रेजोल्यूशन, तो राज्यसभा को हम और क्या कहते हैं फिर? रिमेंबर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सो लोकसभा इज देयर टू रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल, बट द राज्यसभा इज देयर टू रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द states, or representation of the states to be more precise. ओके, सो उस केस में जो है राज्यसभा को यह पावर दिया गया है दैट इट कैन पास सच अ रेजोल्यूशन विच गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट। एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी वी हैव सीन हाउ थिंग्स हैपन। यूनिटरी टिल्ट होता है, द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो ये कहां पर है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है? स्पेशल मेजोरिटी याद है? हमने स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन, टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग पढ़ा था आर्टिकल 249 में। सो आर्टिकल 249 इट टॉक्स अबाउट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए स्टेट सब्जेक्ट। और उसमें अगर आप देखेंगे आर्टिकल 249 क्लॉज वन, it talks about कि if a resolution is passed by two-third members present and voting, PNV is present and voting, then that resolution allows legislation of on the state list subject to national importance. It will be subject to national importance, और state list का जो power है this will be given to the parliament. In the normal circumstances क्या होता है? State will legislate on the state list, union will legislate on the union list, both of them can legislate on the concurrent list, and anything which is not mentioned in all the three lists falls in the residuary powers which are there with the center. Okay, but in the extraordinary circumstances, Rajya Sabha can pass a resolution by special majority type 1, that is two-third present and voting. Okay, yes, once a subject is moved to the union list, they can be, okay, then it can be legislated in that particular पार्लियामेंट ओनली, पार्लियामेंट में से दोनों में से किसी हाउस में, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल हो जाएगा ना फिर वो। बिकॉज देन अगर मान लिया यूनियन लिस्ट में है वो, तो देन इट विल बी ऑर्डिनरी बिल, और आप कहीं भी राज्यसभा में या लोकसभा में कहीं से भी आप उसको निकाल के ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और उसी में जो है आर्टिकल 249 में अगर आप क्लॉज टू जाएंगे, वेट अ मिनट, 249 में इफ यू विल गो टू द क्लॉज टू, उसमें क्या कहता है कि सच अ पार्लियामेंट्री लॉ रिमेन्स इन फोर्स फॉर 1 year from its enactment, and it can then be extended after passing another resolution for another year. Okay, what do you wish me to repeat? ये वाला लास्ट वाला पार्ट की पूरा? ओके, सो ये मैं क्या कह रहा हूं कि लेजिस्लेशन कैन हैपन। अगर स्टेट लिस्ट में कोई चीज है तो उस पे द सेंटर कैन लेजिस्लेट, द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट if it is there in the center, if it is there in the state list. Okay, तो राज्यसभा's resolution during national emergency and upon request by two or more state, इसमें हम देखते हैं तो राज्यसभा का रेजोल्यूशन कहां से कवर होता है? आर्टिकल 249 से कवर होता है, एंड two-third present and voting, that is special majority type 1, if you remember we had studied about that. So if Rajya Sabha make a two-third present and voting will pass a resolution, then the parliament can legislate on a matter which is present in state list for national importance, and वो 1 year के लिए it will be in force, and it can then be extended by another resolution for another year by Lok Sabha. Is this clear? Okay. ऑल राइट, अब यहां पर एक और चीज है कि 249 क्लॉज 3 भी आता है। सो व्हाट डज 249 क्लॉज 3 कंटेन्स?
सो ये जो अगर रेजोल्यूशन जो है जब सीज हो जाता है, इफ इट सीजेस टू बी इन फोर्स, वो लॉ कंटिन्यू रहेगा। वो लॉ जो है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक जो पार्लियामेंट खुद नहीं है वो उसको रिपील करेगी। पार्लियामेंट हैज टू रिपील इट। ओके, अदरवाइज इट विल बी इन पावर। ऑल राइट। तो ये कब होता है? ये जनरली हम आर्टिकल 249 को यूज करते हैं जब भी पब्लिक ऑर्डर का इशू रहता है किसी स्टेट में, या कुछ पुलिस का इशू रहता है, तब। ओके। तो यहां पर जो है हमने क्या पढ़ा कि राज्यसभा हैज द पावर कि इट कैन पास ए रेजोल्यूशन एंड इट कैन अलाउ द पार्लियामेंट द पावर टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का कोई भी ऐसा टॉपिक फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस। ओके। सो ये चीज जो है आपको समझनी होगी। डिड यू गेट दिस? कैन आई से दैट दिस इज द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, दैट इट कैन अलाउ द पार्लियामेंट? यस। इज इट दिस नॉट ए स्पेशल पावर कि लोकसभा के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट पे लेजिस्लेट करवा सकती है? नहीं है। इट इज द पावर ऑफ द राज्यसभा। सो राज्यसभा इज नॉट ए यूजलेस स्टेपनी। So who said this? That Rajya Sabha is a useless stepney? Discuss. This was told in the UPSC paper. So यूपीएससी पेपर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या राज्यसभा यूजलेस स्टेपनी है? जैसे स्टेपनी होती है ना, बस उसको क्या होता है, स्कूटर को खड़ा करने में थोड़ा सा हेल्प कर देती है, तो उसी तरीके से क्या राज्यसभा यूजलेस है? सो द आंसर इज नो। राज्यसभा, इट इज नॉट यूजलेस because it has certain powers which are not present with Lok Sabha, and that power includes Rajya Sabha's resolution under Article 249 of the Constitution. Okay, all right. Okay, क्या ये क्लियर है? अब मैं समझा देता हूं आपको। somebody is asking कि क्या 249 क्लॉज 3 का मतलब क्या है? सो दिस इज मोर रिगार्डिंग कि ये जो रेजोल्यूशन है, ओके, रेजोल्यूशन है जो आपने पास करवाया आर्टिकल 249 में, कैसे पास कराया? कुछ पहले मुझे आप आंसर देंगे? आप मुझे बता सकते हैं कैसे पास कराया रेजोल्यूशन? 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यस, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1। और उसके बाद जो है रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन जो है सपोज राज्यसभा इसको रिन्यू नहीं करती है, इसको रिन्यू नहीं करती है या इसको रिवोक कर देती है, ऑल राइट। लेकिन फिर भी ये जो पार्लियामेंट्री लॉ है ना, जो जिस रेजोल्यूशन के थ्रू जो बना है, बिकॉज वंस यू पास द रेजोल्यूशन, पहले आप रेजोल्यूशन पास करेंगे देन इट यू विल बी अलाउड टू मेक अ लॉ। इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस और नॉट? First you pass the resolution, you get the power, and then you get the power, so using that power you pass a law on the state subject. But suppose ये जो रेजोल्यूशन है, जो फर्स्ट स्टेप में आपने रेजोल्यूशन पास किया था, इट हैज बीन रिन्यूड और इट हैज बीन रिवोक्ड। ओके, इट डिड नॉट रिन्यू, यू डिड नॉट रिन्यू दिस और यू रिवोक इट। सो उस समय क्या होगा? उस समय जो है इमीडिएटली जो लॉ आपने इनिशियली बनाया था ना रेजोल्यूशन को पास करके, दैट लॉ विल नॉट सीज इमीडिएटली, विल नॉट सीज इमीडिएटली। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए एक ग्रेस पीरियड होता है 6 मंथ्स का। ओके, 6 मंथ्स तक वो लॉ रहेगा ताकि एक ट्रांजिशन पीरियड रहे विच कैन अलाउ द स्टेट्स, विच कैन अलाउ द स्टेट्स टू लेजिस्लेट देयर ओन लॉ। ये चीज समझ में आई आपको? किसी को इसमें डाउट है? प्लीज लेट मी नो, दिस इज अ वेरी वेरी कंसेप्चुअल थिंग। क्या इसमें किसी को डाउट है आर्टिकल 249 में कहीं पर भी? एनी डाउट? आपने रेजोल्यूशन बनाया, उसके बाद फ्रॉम दैट रेजोल्यूशन कम्स ए लॉ। सो दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस और नॉट? और ये किस केस में हम बात कर रहे हैं? व्हेन यू हैव टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। I have told you in the seventh schedule of the constitution there are three lists. One is the union list जिस पे directly you can make a law.
You don't require any resolution. Why? Because it is your exclusive right. The second is the state list. And the state list, only the states can make a law. But in Article 249, Rajya Sabha has been given the power that it can pass a resolution first by a special majority, that is two-third present and voting, and then it can take the power from the states and give it to the parliament. And then the parliament, in the second step, can make a law on that state subject. Now, what did I say on this? Is that that law will remain in effect for 1 year. वो जो आपका ये है ना रेजोल्यूशन, ओके, जिसको आपने पास किया था उससे एक लॉ बना, और वो इट विल बी इन फोर्स फॉर 1 year, और आप उस लॉ को एक्सटेंड कर सकते हैं अगेन बाय राज्यसभा अनदर रेजोल्यूशन फॉर अनदर 1 year। तो एक एक साल का टेन्योर मिलता है विथ ईच रेजोल्यूशन। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रेजोल्यूशन है, सपोज इसको रिन्यू नहीं किया गया और या इसको रिवोक कर दिया गया, बिकॉज द सिचुएशन इन द स्टेट हैज रिटर्न बैक टू नॉर्मल। नाउ इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर विल बी अ ग्रेस पीरियड ऑफ 6 months where that law which was made via the resolution will still be in effect. And then what is going to happen, the states will get the time to formulate a law to replace that law which was made by the parliament via the राज्य सभा रेजोल्यूशन। अब समझ में आया? किसी को डाउट है, मुझे यस और नो का थोड़ा आंसर दे दीजिए, बिकॉज आपकी खामोशी मुझे लगता है कि यू आर हेजिटेटिंग टू आस्क, एंड दैट इज व्हाई आई कीप गोइंग ऑन ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर्स। समझ गए? ठीक है। किसी को भी डाउट है इसमें? नहीं डाउट है, फिर से पूछिए। अभी हम लोग यहां पर है, एक बार आगे चले जाएंगे तो फिर पीछे आना मुश्किल है। समझ गए? बढ़िया। तो कब हो सकता है ये लेजिस्लेशन? और अगर इंटरनेशनल अग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तब आप कर सकते हैं। ओके। देन अंडर प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट, अगर स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल है तो आपको पता ही है, प्रेसिडेंट्स रूल का मतलब पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट से लेके सेंटर को दे दी जाती है। Ordinances. So president's ordinances need parliament's approval within 6 weeks of reassembly. Otherwise they become inoperative. So आपको पता है ordinance हमने पढ़ा था in the precedent class, that ordinances are present in which article? Article 123। एंड गवर्नर का ऑर्डिनेंस कहाँ प्रेजेंट है? बस इसको जंबल कर दीजिए, 213 में आ जाएगा। ओके। सो हम यहां पर प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, बट बिकॉज वी आर स्टडिंग इंडियन पार्लियामेंट, सो 123 जो है, इसमें जो ऑर्डिनेंस बनता है, व्हेन द हाउस इज नॉट इन सेशन, ओके, तब ये जो है बनता है। ओके, सो दैट एक तरीके से लीगल जो है वैक्यूम क्रिएट ना हो। बट व्हेन the parliament reconvenes for a new session, what happens? It is summoned again for a new session. It has to approve the presidential ordinances under Article 123 within 6 weeks of reassembly. Otherwise, they shall become inoperative. क्या ये चीज क्लियर है? अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो दे विल लैप्स। If no action is taken, it means that the parliament is not interested in converting that ordinance into regular law. And then we have delegated legislation. So what is delegated legislation? So parliament, they can delegate detailed rule making to the executive. Such rules are subject to parliament's examination. तो ये आपको याद होगा, मैंने आपको सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के बारे में बताया था। सो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट कि एक लॉ के अंदर में बहुत सारे बाई लॉज रूल्स वगैरह बनाने की जरूरत होती है फॉर ऑप्टिमम एग्जीक्यूशन। ओके, सो ऑप्टिमम एग्जीक्यूशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन you allow the executive some kind of freedom to make the laws. Why? Because parliament has limited time. ये चीज आपको पता ही है,
पार्लियामेंट के पास जो है लिमिटेड टाइम होता है, दे डोंट हैव द ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाई वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू डेलीगेट। जैसे सीईओ होता है ना किसी भी कंपनी का, so he have a time to go through all these things? That is why he has assistant managers, vice presidents. Yes or no? So उसी तरीके से delegate करना होता है whenever you are a very busy person. In the similar manner, the parliament is a very busy organization, or it's a very busy body. It cannot have a very detailed eye for every rules, regulations, and bylaws. So it gives that responsibility to the executive, but ऐसा नहीं है कि द एग्जीक्यूटिव कैन सर्कमवेंट द पार्लियामेंट यूजिंग दीज delegated legislation. Why? Because there are parliamentary committee in both houses which looks into this matter. और वो पार्लियामेंट्री कमिटी जो है पीवाईक्यू में भी पूछा गया था, डेलीगेटेड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का क्वेश्चन था 2018 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इज इट क्लियर? पार्लियामेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर भी होता है, सो पार्लियामेंट हैज कंट्रोल, इफ यू नो। The executive is accountable to the parliament, collectively responsible to the Lok Sabha, and this ensures a parliamentary form of government where policies and acts are scrutinized. What is the mechanism of control? So question hour, 0 hour, various discussions like half hour discussion, short duration discussion. What is the time limit for short duration discussion? 2 घंटे। याद आया? Yes. Motions like calling attention motion, adjournment motion, no confidence motion, censor motion, all these motions are there. Committees such as Committee on Government Assurances, Committee on Subordinate Legislation, Committee on Petitions. So इसमें होता क्या है? पार्लियामेंट्री कमिटी जो है बेसिकली आपको, जैसे गवर्नमेंट अश्योरेंसेज है, so executive has made certain promises, these will be scrutinized whether these promises are fulfilled or not. Then executive has been delegated some legislative power, whether that legislative power is being used fairly or not. So ये सारी चीजें जो है scrutinize होगी. Then ministerial responsibility is there, collective responsibility, individual responsibility of the minister, collective responsibility of the council of minister is there to the Lok Sabha, and a no confidence motion can be there to check the responsibility. Okay, and it can remove the council of ministers. And then failure to pass a motion of thanks, rejection of a money bill, censure or adjournment motion, defeat on a vital issue, passing a cut motion, this can indicate a lack of confidence in the government, which can lead to what? Which it can lead to either no confidence motion, or it can necessitate a floor test. That is, okay, yes, I will tell. So individual responsibility क्या होती है? Each minister is responsible for their ministry's administration, but legal it is not legal. जहां पर जैसे यूके में साइन करते हैं ना लास्ट में, सो यू आर लीगली रिस्पॉन्सिबल। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कोई बिल आ रहा है, गवर्नमेंट बिल है, पब्लिक बिल है, सो हु विल प्रेजेंट दिस, हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रेजेंट दिस बिल? द कंसर्न्ड मिनिस्टर और नॉट? The concerned minister, yes. So is this not an individual kind of an individual responsibility that we can talking about? Can it not happen कि the individual minister can also be censored by the house? So censored होता है तो इसका मतलब ये है ना कि आप सेंसर किसको करेंगे? आप अपने बच्चे को करेंगे कि दूसरे के बच्चे को करेंगे सेंसर? या उसको रिब्यूक किसको करेंगे? अपने बच्चे को करेंगे। दैट इज पार्लियामेंट अपने मिनिस्टर को करेगा, जो उनके मेंबर से बनके जिसने मिनिस्टरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ओके, सो ये चीज होता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पाकिस्तानी मिनिस्टर को आप सेंसर कर रहे हैं, नहीं, इंडियन मिनिस्टर को आप सेंसर करेंगे हु इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, राइट? तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर, यू हैव टू मेंटेन द लोकसभा कॉन्फिडेंस, अदरवाइज आइदर अगर सीओएम का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है तो देन द गवर्नमेंट रिजाइंस एंड द इंडिविजुअल मिनिस्टर कैन बी censored. Okay, financial powers and function, no taxation or expenditure can occur without the parliament's approval. So हमने बात की थी लॉ, by law जो है only you can be taxed, or the money can be taken out. Okay, expenditure and taxation has to be via parliament's approval. Then scrutiny of government spending can also be there.
financial committee, including the public accounts committee, estimates committee, and committee on public undertaking. So these are the three most important committees that you can find. And this scrutinize government spending for irregularities and wasteful expenditure. Then parliamentary control in financial matters are also there. इसमें budgetary control. So control before grant appropriation through budget enactment. Then post budgetary control is there. So after grant appropriation, financial committee can do post mortem. So जब आप बजट प्रेजेंट करते हैं तो वहां पर अप्रोप्रिएशन बिल पास करना होता है, याद है? विदाउट अप्रोप्रिएशन बिल यू कैन नॉट टेक आउट द मनी. सो वहां पर ड्यूरिंग बजट देर इज अ कंट्रोल, एंड आफ्टर द बजट देर इज ऑल्सो ए कंट्रोल वाया financial committee. So pre-term and post-mortem both you can control. And grants are provided for one financial year only, with unspent funds returning to the consolidated fund of India. Rolling over नहीं है दोस्त. रोलिंग ओवर नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ गए किसी मिनिस्ट्री के और आपने खर्चा नहीं किया तो 5 करोड़ फिर अगले साल और 5 करोड़ आता है. मैंने बताया था ना, फ्रेंजी होता है ड्यूरिंग द लास्ट मंथ्स. देर इज अ फ्रेंजी टू डू दिस थिंग. अब एक चीज देखेंगे, मैं बताता हूं आपको. One thing that you can notice is during the month of December, January, a lot of ministries, they start to do quizzes and they start to offer lakhs of rupees as prizes. ये चीज आप नोटिस करना कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर समथिंग लाइक दिस, दे विल स्टार्ट टू ऑफर 1 लाख रुपी एसे कॉम्पिटिशन, 5 लाख रुपी क्विज कॉम्पिटिशन. वाई? व्हाट इज द पर्पस? पैसा खर्चा करने की होड़ मच जाती है, क्योंकि जितना पैसा बचेगा वो सारा पैसा जो है वापस चला जाएगा. Okay, so this is one thing that you can notice, is that all the essay competition and the useless quiz competitions, जिसमें आप coloring competition from the concerned ministries and departments, they come during the end of the financial year. Okay. So ये क्या होता है? मार्च रश कहा जाता है. What does मार्च रश मीन? बेमतलब का खर्चा करना शुरू कर देते हैं बिकॉज फंड्स वापस जा रहे हैं. ओके. इफ इट विल गो वापस, उसमें हार्म क्या होता है मैं बताता हूँ. उसमें बहुत बड़ा हार्म है. अब जैसे सौम्या जो है, शी इज अ मिनिस्टर, लेट अस से मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है, और उनको मैंने 100 करोड़ रुपए दिया और शी वॉज ओनली एबल टू यूज 20 करोड़. तो क्या मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि सौम्या के मिनिस्ट्री को सिर्फ 20 करोड़ की जरूरत है, क्योंकि कॉन्सिस्टेंटली 3 साल से शी हैज बीन ओनली यूजिंग 20 करोड़ रुपीज. देन आई विल कट इन द नेक्स्ट टाइम जब होगा तो मैं कट कर दूंगा ये कह के. ओके, ये कह के कि इनकी मिनिस्ट्री जो है 100 करोड़ में देता हूं, बाद बाद में वापस आ जाता है. यही मार्च रश होता है. एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ इडियोटिक दिस मार्च रश इज. दे गेट, मतलब 1 साल पुराना कंप्यूटर्स है, पूरे कंप्यूटर को चेंज कर देंगे, नए नए चेयर्स ले आएंगे. जिनको पैसा मिल चुका है स्कीम्स में, उसको कैसे भी करके स्कीम्स को चेंज कर देंगे और फिर वही सेम बेनिफिशियरी को फिर से पैसा दे देंगे. इस टाइप की बेवकूफी चलती रहती है. ओके. सो ये मार्च रश जो है ये क्यों होता है? बिकॉज द अनस्पेंट फंड इट इज लैप्सेबल. ओके. अनस्पेंट फंड जो है वो वापस चला जाता है. देन कंस्टिट्यूएंट पावर्स की बात करते हैं ऑफ द पार्लियामेंट. सो Parliament has the authority to amend the constitution, including addition, variations or repeals of any provision. ये क्वेश्चन आया था दोस्त, याद है? 2024 प्रीलिम्स में देयर वाज दिस क्वेश्चन, बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील ऑफ एनी प्रोविजन. सो इसमें जो है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेजोरिटी? तो स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 members present and voting. Type 1, 2/3 members present and voting plus absolute majority. ये टाइप 2 है. देन यू हैव 2/3 members present and voting plus absolute majority plus 50% of the states by way of simple majority resolution for what? For federal provisions. And finally 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप फॉर प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट. ये हमेशा याद रहेगा सभी को. ओके.
So simple majority for certain provisions, a simple majority of the members present and voting. And if it is not given anything, कुछ लिखा हुआ नहीं है what kind of majority, so we will be assuming it will be simple majority. Okay, then special majority with state consent. It is there in federal. Anything which affects the federal structure वहां पर ये है, ठीक है. Then exclusive parliamentary initiative initiation process for constitutional amendment, it lies solely with parliament, except for a resolution by states regarding the creation or abolition of legislative council. तो ये जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे आपने कहा क्या हर स्टेट के पास होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल? द आंसर इज नो. ओनली सर्टेन स्टेट्स दे हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो दिस क्वेश्चन कैन बी देयर in your GS2 polity, that what is the purpose of legislative council. So legislative council का जो initiation process होता है, okay, it lies solely with parliament. Okay, और ये जो resolution होता है पहले state को pass करना होता है. Suppose one state wants to create a legislative council, it has to pass a resolution requesting the creation or abolition of the legislative council. और उसके बाद जो है एक्सक्लूसिव पार्लियामेंट्री इनिशिएटिव जो है वहां से आएगा, और फिर वहां पर जो है ये रेजोल्यूशन एज अ रिक्वेस्ट देखा जाता है. क्या देखा जाता है? दैट द स्टेट इज रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट दैट प्लीज क्रिएट द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर मी. ओके, ऑल राइट. देन जुडिशियल पावर भी होता है इनके पास, पार्लियामेंट के पास. तो प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस. So please remember there is a difference between impeachment and removal. Removal क्यों है? Because Rajya Sabha has the exclusive power to initiate the removal of the vice president. Yes or no? हमने यही पढ़ा था ना कि राज्य सभा के पास सिर्फ पावर है इनिशिएट करने का, एंड द लोकसभा कैन ओनली अग्री. ओके, सो ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए है. व्हाई? बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. And parliaments can recommend the removal of Supreme Court and High Court judge, Chief Election Commissioner, and the CAG. Parliament has the authority to punish its member or outsiders for breaching its privilege or contempt. So breach of privilege और contempt के लिए जो है वो punish कर सकते हैं, ठीक है. Electoral power, so parliament participates in the election of the president and vice president. Lok Sabha elects its speaker and deputy speaker, while the Rajya Sabha elects its deputy chairman. Why not chairman? Why can't the Rajya Sabha elect its deputy, its chairman? Because it is vice president only. Chairman is ex officio vice president by the nature of or by the virtue of. हमने कहा था ना कि वाइस प्रेसिडेंट आप बन जाते हैं, यू बिकम ऑटोमेटिकली द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. देन पार्लियामेंट इज ऑल्सो ऑथराइज्ड टू लेजिस्लेट द इलेक्टोरल प्रोसेस फॉर द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, which leads to enactment of laws like the Presidential and Vice Presidential Elections Act and the रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950-51. देखिए किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, कौन कौन इसमें इंक्लूडेड रहेंगे. तो सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट ओनली गिव्स यू अ ब्रॉड क्राइटेरिया. जो डिटेल्ड क्राइटेरिया है उसका पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. ओके, अप्रूवल ऑफ इमरजेंसीज. So Parliament, it holds the authority to approve all three types of emergencies, national, state and financial, which are proclaimed by the president. तो ये जो अप्रूवल है क्या डिफरेंट है या सेम है तीनों में? इनिशियली सेम था बट बाद में डिफरेंट क्रिएट हो गया था. अगर आप देखेंगे स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इट कैन बी अप्रूव्ड बाय सिंपल, एंड नेशनल जो है नेशनल इमरजेंसी अब सिंपल नहीं रहा, उसके लिए यू नीड स्पेशल मेजोरिटी. यस, ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको. Creation or abolition of state legislative council. So on the recommendation of the concerned state legislative assembly, parliament can establish or abolish the state legislative council. This is we have done. Then parliament has the power to modify territorial aspects, including enlargement or reduction of area, alterations in boundaries. तो क्या ये special majority से होता है? Are they considered constitutional amendment under Article 368? No.
वाई? बिकॉज सिंपल मेजोरिटी, आप जो है टेरिटोरियल मॉडिफिकेशन सिंपल मेजोरिटी के थ्रू कर सकते हैं। ओके। डज द स्टेट हैज एनी पावर? कैन द स्टेट रिफ्यूज? कैन द स्टेट रिफ्यूज? So the answer is no, the state cannot refuse. The parliament has the ultimate authority. Then it can regulate at the organization and jurisdiction of both Supreme Court and High Court. याद आया? आर्टिकल 34 फंडामेंटल राइट्स जो है, उस पे सिर्फ लॉ कौन बनाएगा? उस पे लॉ जो है आपका पार्लियामेंट बनाएगा। और उसके साथ साथ हाई कोर्ट को पावर कौन देगा? हाई कोर्ट को पावर जो है आर्टिकल 226 में आपको पावर मिल रहा है। क्या लोअर जुडिशियरी, उसको भी पावर मिल सकता है बाय द वर्च्यू ऑफ पार्लियामेंट? क्या पार्लियामेंट लोअर जुडिशियरी को पावर दे सकता है टू हेयर द मैटर्स ऑन द रिलेशन ऑफ एब्रोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? सो पार्लियामेंट बाय लॉ कैन, ये पार्लियामेंट के पास पावर है, इट कैन डू इट। ओके, सो इस चीज को याद रखिएगा। And Parliament holds the authority to establish a common high court for two or more states, streamlining judicial administration across regions. So जैसे दो स्टेट्स होते हैं, छोटे स्टेट्स होते हैं। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में पहले क्या था, अब तो व्हाट दे आर डूइंग इज कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दे आर गिविंग their own high courts. But initially what used to happen was that Guwahati, वहां पर अलग अलग बेंच बैठती थी। गुवाहाटी में आपका ये एजॉल जो बेंच होता था, देन वहां पर आपका ये मणिपुर वाला जो बेंच होता था, देन त्रिपुरा का बेंच होता था, देन ऐसे करते करते ओके हाँ, इम्फाल का बेंच हो गया। तो ये इस तरीके से जो है आपका गुवाहाटी में सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को केटर करते थे। बट लेटर ऑन, अब जो है धीरे धीरे करके, सिंस द स्टेट्स आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, स्टेट्स के पॉपुलेशन राइज कर रहे हैं, सो दैट इज वाई नाउ दे आर गिविंग, धीरे धीरे करके सारे स्टेट्स को जो है दिया जा रहा है। ओके, ट्राइब्यूनल इज डिफरेंट माय फ्रेंड। ट्राइब्यूनल स्पेसिफिक मैटर पे होता है। ओके, ट्राइब्यूनल और बेंच जो है दैट इज टोटली डिफरेंट। बेंच क्या होता है? जैसे बेंच होता है कि अलग अलग जगह का, ओके, अलग, हाँ वेरी गुड, बहुत प्रांजल ने सही आंसर दिया, लखनऊ बेंच फॉर इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो यूपी बहुत बड़ा स्टेट है ना, यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। लखनऊ में कितने हजारों केसेस आते होंगे, तो क्या हर किसी कोई जा सकता है इलाहाबाद? हाई कोर्ट ऑफ यूपी इज लोकेटेड इन इलाहाबाद, और लखनऊ इज अ बिग सिटी विथ थाउजेंड्स ऑफ लिटिगेशंस एवरी डे। सो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं? बेंच खोल देते हैं। ओके, अब गुवाहाटी जो है वो सर्विस करता है बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, तो गुवाहाटी में अलग अलग बेंचेस होते हैं। ओके, ट्राइब्यूनल इज डिफरेंट। ट्राइब्यूनल क्या है? ट्राइब्यूनल इज अ क्वासाई जुडिशियल इंस्टीट्यूशन जो स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ को देखता है, जो स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ को देखता है। ओके, और ट्राइब्यूनल स्पेशलाइज करता है किसी चीज में, अपनी एक्सपर्टीज देता है। ऑल राइट। और ये जो बेंच होता है, इट बेसिकली इट इज यूज्ड इन द केस की, ये जो बेंच है ना, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक सब्सिडियरी है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसका लखनऊ में एक ब्रांच आप कह सकते हो, या गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आपका अलग अलग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक, आप कह सकते हो कि बेंच है। ठीक है, सो ये चीज है। इज इट क्लियर? ट्राइब्यूनल इज अ डिफरेंट थिंग। ट्राइब्यूनल इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। ओके, सो आई थिंक दिस इज समथिंग मेन सेंट्रिक। हाँ, अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपके यूपीएससी एमसीक्यू में बार बार आपसे पूछा जा सकता है। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द राज्यसभा वीजा वी लोकसभा। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है क्या? दे हैव इन सर्टेन टर्म्स इक्वल स्टेटस, इन सर्टेन टर्म्स हायर स्टेटस, एंड इन सर्टेन टर्म्स लोअर स्टेटस। तो वो हम बस रिवाइज कर लेंगे, बिकॉज थ्रू आउट द पार्लियामेंट चैप्टर हमने एक एक करके देख लिया है। अब यहां पर आपको पता चलेगा कि जस्ट वी विल समराइज इट। सो इक्वल स्टेटस कहां कहां पे है? इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स दोनों जगह हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा। इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दोनों में आर्टिकल 108 चलता है क्या? दोनों में आर्टिकल 108 चलता है क्या, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में? नहीं चलता है, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल में चलता है। सो डेडलॉक जो है सिर्फ आपका ऑर्डिनरी बिल में चलता है, जहां पर एलएस जनरली प्रिवेल्स, हमने यही पढ़ा है ना। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैज टू बी पास्ड
in both Rajya Sabha and Lok Sabha separately. There is no provision for a deadlock. If Rajya Sabha does not consent, the constitutional amendment bill lapses. Introduction and passage of financial bills involving expenditure from the Consolidated Fund of India. So ये जो है इंट्रोडक्शन किसका है, ये कौन सा है? इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड. जल्दी से बताए कौन सा आर्टिकल है ये? 333 117(3). यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है क्या? 117(1) इंट्रोड्यूस हो सकता है? इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, पैसेज हो सकता है. इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, पैसेज हो सकता है. तो 117 जो टाइप 1 की हम बात करेंगे, फाइनेंशियल बिल टाइप 1, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, बट पैसेज इज पॉसिबल इन राज्यसभा. मतलब राज्यसभा के पास बाद में पावर आ सकता है. लेकिन यहां पर जो है 117(3) में इट कैन बी इंट्रोड्यूस, दैट इज फाइनेंशियल बिल 2, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा. ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आई थिंक दैट्स स्लिप ऑफ टंग और स्लिप ऑफ फिंगर्स इन योर केस. इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट. So election and impeachment of president equal powers हैं. Election and removal of vice president with Rajya Sabha having the exclusive power to initiate the removal process. So ये जो removal process है वहां पर जो है, removal process जो है वहां पर, this is special power. Okay, ये special power है. It can only be, जो vice president का removal है, it can only be initiated in Rajya Sabha. And removal जो है उसके लिए राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए आपको. अगर आपको रिमूव करना है वाइस प्रेसिडेंट को, यू रिक्वायर इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा. एंड इन लोकसभा सिंपल अग्रीमेंट विथ ए सिंपल मेजोरिटी, इट्स फाइन. क्या ये चीज समझ में आई आपको? वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है कहां इनिशिएट होगा? राज्यसभा में. ये जो रिमूवल का मोशन है वो कैसे पास होगा? इफेक्टिव मेजोरिटी से. इफेक्टिव मेजोरिटी में वैकेंसीज ऐड करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं? इफेक्टिव मेजोरिटी में वैकेंसीज ऐड करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं? माइनस करते हैं. बहुत बढ़िया. फिर ये लोकसभा में जाएगा. लोकसभा को सिंपली अग्री करना है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में. ये अग्रीमेंट कैसे होगा? स्पेशल मेजोरिटी या इफेक्टिव मेजोरिटी? ये अग्रीमेंट होगा दोस्त, ना ही स्पेशल ना ही इफेक्टिव, बट सिंपल मेजोरिटी से. ये चीज किसी को दिक्कत है? वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल. आजकल यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है. प्लीज बी रेडी, क्योंकि यूपीएससी जो है उसका क्वेश्चन बैंक अब जो है एक तरीके से सैचुरेट हो रहा है. तो इट विल चार्टर इनटू न्यू टेरिटरीज. इट इज गोइंग टू चार्टर इनटू न्यू टेरिटरीज. प्लीज बी रेडी फॉर दैट. देन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स की अगर मैं बात करूं, सो मेकिंग रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. तो इसमें जो है राज्यसभा का पावर आप देखते हैं कि सेम है. एंड अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय प्रेसिडेंट, राज्यसभा उसको अप्रूव करती है जस्ट लाइक लोकसभा. एंड अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज बाय द प्रेसिडेंट, दिस इज ऑल्सो अप्रूव्ड बाय द राज्यसभा अलॉन्ग विथ लोकसभा. तो हमने यहां इक्वल पावर्स की बात की थी. हमने क्या बात की थी? इक्वल पावर्स की बात की थी. मिनिस्टीरियल सिलेक्शन में, सो सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर. तो मिनिस्टर जो है आप समझिए, क्या मिनिस्टर मेंबर हो सकता है राज्यसभा का? जयशंकर साहब है राज्यसभा के मेंबर. लेकिन डिस्पाइट जयशंकर साहब मेंबरशिप इन राज्यसभा, डिस्पाइट जयशंकर साहब मेंबरशिप इन राज्यसभा, ही इज अकाउंटेबल ओनली टू द लोकसभा. वाई? बिकॉज आपको याद है आर्टिकल 75, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी इज ओनली फॉर लोकसभा. ओके. Constitutional bodies, so consideration of reports from constitutional bodies, both CAG, Finance Commission, the Lok Sabha and Rajya Sabha can do so equally. And enlargement of jurisdiction of Supreme Court and UPSC, both Lok Sabha and Rajya Sabha can do it, okay, equally. अब हम बात करते हैं कहां पर अनइक्वल पावर है. अनइक्वल पावर कैन बी हायर एंड लोअर. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मनी बिल में लोअर है या हायर है? मनी बिल में लोअर है. व्हाई? बिकॉज राज्यसभा कैन ओनली मेक recommendations. राज्यसभा कैन ओनली मेक recommendations and money bills can only be introduced in the Lok Sabha. And Rajya Sabha cannot amend or reject a bill. उसके पास 14 days होते हैं. They have only 14 days to make recommendation, without which it can also pass. Okay.
उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ फिनेंस बिल टाइप 1, ओनली इंट्रोडक्शन, नॉट पैसेज। पैसेज में पावर इक्वल है, इंट्रोडक्शन में यहां पर इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा विथ प्रायर प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन, राइट? चीज क्लियर है? What about 117.3? Does this need prior presidential recommendation? It needs prior presidential recommendation, yes, but before it is discussed or it is considered, not before it is introduced. चलेगा? समझ गए सब? ओके, बहुत बढ़िया। देन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ रिकमेंडेशन की बात करते हैं, तो व्हेन इट कम्स टू मनी बिल, दैट इज आर्टिकल 110, लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट any or all of the recommendation of the Rajya Sabha. In either case, the money bill is considered passed by both houses. Okay? अगर रिकमेंडेशन रिजेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, इग्नोर भी हो रहा है, फिर भी जो है लोकसभा का सिर्फ यूज है यहां पर। राज्यसभा हैज वेरी वेरी लिमिटेड पावर व्हेन इट कम्स टू मनी बिल। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बिल में 117(1) इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, बट पैसेज जो है उसमें इक्वल पावर्स आ जाते हैं। 117(3) कैन बी देयर इन लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ। 117(3) जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हो सकता है। 117(3) क्या है? फाइनेंशियल बिल टाइप 2 which only contains expenditure from the consolidated fund of India. Okay. The final authority to decide whether a particular bill is a money bill rests with the Speaker of Lok Sabha. Is it subject to judicial review? Is it subject to judicial review? So 2014 का एक केस आया था, उसमें कहा था कि नॉन जस्टिसिएबल है। कोर्ट ने ही कहा था कि नॉन जस्टिसिएबल है, कि अभी जो है हम नहीं करेंगे, बट इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। इट इज व्हाट? ओपन टू इंटरप्रिटेशन। बट उस केस में 2014 वाले केस में यह भी कहा गया था दैट स्पीकर्स डिसीजन इज फाइनल। स्पीकर का जो डिसीजन होता है वो क्या होता है? डिसीजन इज फाइनल। ओके। देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन ज्वाइंट सिटिंग कौन बन सकता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज नॉट प्रेजेंट, देन हु? देन द डेप्यूटी स्पीकर। And if the deputy speaker is not present, then comes the deputy chairman. In any case, the vice president is not involved. Why the case is so? The vice president is not involved for the simple fact that vice president is neither the member of Lok Sabha nor the member of Rajya Sabha. He is just the ex officio chairman. Okay. Yes. Lok Sabha generally, by the virtue of having the numbers, higher numbers, because almost double है, अगर आप देखेंगे 245 and 543, almost double, more than double rather. So more than double numbers है, तो लोकसभा का will prevail करता है joint sitting में। Okay, all right. Except मैंने आपको एक केस बताया था that 9 out of 10 times the Lok Sabha's will prevail unless there is a razor thin margin in Lok Sabha for the ruling party and an overwhelming majority for the opposition party in the Rajya Sabha. So उस केस में क्या होगा? कंबाइंड नंबर राज्यसभा की वजह से ऑपोजिशन पार्टी का ऊपर जा सकता है। ओके, इज इट क्लियर? So Rajya Sabha can only discuss the budget, but it cannot vote on the demands for grants, which is the exclusive privilege of the Lok Sabha. Okay? So ये हमने सुबह पढ़ा था कि राज्यसभा जो है वो सिर्फ डिस्कस कर सकता है, इट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट। बट व्हाट अबाउट द पैसेज ऑफ द बिल्स? व्हाट अबाउट द पैसेज ऑफ द बिल्स? अप्रोप्रिएशन बिल की हम बात करते हैं, फाइनेंस बिल की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है? वोटिंग नहीं हो सकती, वोटिंग इज नॉट पॉसिबल ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट, दैट इज द एक्सक्लूसिव डोमेन। ओके, बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द बिल्स, जैसे फाइनेंस बिल हो गया एंड अप्रोप्रिएशन बिल्स हो गया, मनी बिल एवरीबडी नो। ओके, मनी बिल एवरीबडी नो कि उसमें तो चलिए राज्यसभा का कोई रोल नहीं है, बस रिकमेंडेटरी रोल है एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिजेक्टेड। लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल जो है, ओके, उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले लोकसभा
का एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट। ऑलराइट। और यहां पर जो है, अगर अप्रोप्रिएशन बिल को हम क्या देखते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल को एज ए मनी बिल अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 1101C, तो उस केस में क्या होगा? क्या राज्यसभा का कोई रोल होगा इसमें? क्या राज्यसभा को का कोई रोल होगा अगर हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं आर्टिकल 110(1)(c) में? सो यहां पर जो है राज्यसभा का सिर्फ डिस्कशन बेस्ड रोल है। देर इज नो रोल। ओके, इट कैन ओनली डिस्कस, इट कैन ओनली शो देयर ओपिनियन, but it cannot vote. Why? Because you have classified the appropriation bill as a money bill, and we all know ये जो मनी बिल होता है उसमें राज्यसभा का क्या होता है, इसका लोअर स्टेटस होता है। इट कैन नॉट वोट ऑन दैट, इट कैन ओनली गिव, ओके, इट कैन ओनली गिव what? It can only give recommendations which may or may not be accepted. But what about finance bills? What about finance bills जो हम आर्टिकल 117 में बोलते हैं? पैसेज में तो इक्वल पावर पढ़ा है ना, इक्वल से इन द पैसेज, एंड इंट्रोडक्शन में पावर डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ बिल इज देयर। इफ इट इज 117(1) टाइप 1, तो सिर्फ ओरिजिन हो सकता है लोकसभा में, बट इसका पैसेज में इक्वल पावर है, दैट इज राज्यसभा हैज टू अग्री टू इट्स पैसेज। वेयर एज 117(3) में इट कैन ओरिजिनेट इन बोथ एंड इट कैन हैव पैसेज इन बोथ। ओके, सो यहां पर किसी को डाउट है? अभी तक, अभी तक किसी को डाउट है? अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? क्लासिफाइड एज मनी बिल इन अंडर आर्टिकल 110 क्लॉज सी। ओके, और उसके बाद जैसे ही मनी बिल से आप क्लासिफाई करते हैं, राज्यसभा का रोल खत्म हो जाता है। इट हैज ओनली द रोल ऑफ रिकमेंडेशन एंड एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन, एंड दोज ओपिनियंस may or may not be accepted. Then comes discontinuation of national emergency. So only the Lok Sabha can pass a resolution for the discontinuance of a national emergency, not the Rajya Sabha. Okay, तो ये जो है, अगर national emergency चल रहा है, if it is going on, so only the Lok Sabha can pass a resolution for the discontinuance of national emergency, not the Rajya Sabha, and no confidence motion. So please remember, the Council of Ministers is, despite the fact that maybe some ministers can be the member of the Rajya Sabha, all of them are responsible to the Lok Sabha only. So no confidence motion जो है, since Council of Minister is collectively responsible only to the Lok Sabha, no confidence motion का passing राज्य सभा में possible नहीं है. Okay, राज्य सभा can only discuss and criticize the government, but it cannot remove it via the NCM, that is the no confidence motion. एंड राज्यसभा के पास 4 एक्सक्लूसिव या स्पेशल पावर है। दिस इज हायर स्टेटस। अब जो है, हमने पहले बात की थी लोअर स्टेटस, यहां पर हम क्या देखते हैं? हायर स्टेटस के बारे में देखते हैं। सो हायर स्टेटस जो है, इसमें अगर स्टेट लिस्ट के अंदर आर्टिकल 249, क्या लोकसभा पावर दे सकती है पार्लियामेंट को? क्या लोकसभा पावर दे सकती है पार्लियामेंट को? सो द आंसर इज नो. Lok Sabha cannot give the parliament to legislate on state list. Okay. It is only the Rajya Sabha which can give the power under Article 249 by the passing of a resolution. And that resolution is passed by what majority? That resolution is passed by what majority? It is a special majority, 2/3 present and voting. 2/3 present and voting. Okay. So creation of All India services. So it can authorize Parliament to establish new All India service common to both center and state. कल को अगर इंडियन एजुकेशन सर्विस ऑल इंडिया सर्विस की तरह क्रिएट करना है, सो हु कैन क्रिएट दैट? जो जिसके ऑफिसर स्टेट में जाके सर्व करेंगे सेंटर, राज्यसभा. ओके, व्हाट काइंड ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आर देयर? आईएएस, आईपीएस and Indian Forest Service, not foreign. Foreign service is a central service. IAS, IPS and IFOS. That is Indian Forest Service रहता है. ठीक है, ये 3 रहते हैं. अगर इसके अलावा कुछ क्रिएट करना है,
So it can be done via Article 312 and it is the exclusive domain of the Rajya Sabha. Then initiation of vice president's removal can only happen in Rajya Sabha via effective majority. ओके, उसके बाद लोकसभा को बस अग्री करना है वाया सिंपल मेजोरिटी. ओके. इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन. So if the president issues a proclamation for imposing national emergency, president's rule or financial emergency when the Lok Sabha has been dissolved. So Rajya Sabha क्या dissolve होगा? The answer is no. राज्य सभा कभी डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन ऐसा स्पेशल सिचुएशन क्रिएट हो सकता है दैट द प्रोक्लेमेशन फॉर इम्पोजिंग नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल एंड 352 इज नेशनल इमरजेंसी. अगर वो इस समय पे इनिशिएट हुआ है when the Lok Sabha has been dissolved. So what happens then? In that case, Rajya Sabha alone approves the proclamation. Rajya Sabha has to approve, and then when the Lok Sabha comes या Lok Sabha reconstitutes, then उसका power आता है. तो यहां पर in this special case, when the Lok Sabha is dissolved, तब जो है हम ये देखेंगे. क्या ये चीज क्लियर है आपको? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी कि अगर लोकसभा डिसॉल्व्ड है तब राज्यसभा अलोन कैन अप्रूव इट. ओके. Now the analysis reveals that Rajya Sabha's position is not as weak as that of House of Lords in the British system, nor it is as strong as the Senate. So bicameralism is there in India, US and UK. Okay. अब आप यहां पर देखेंगे तो यूएस का जो अपर चेंबर है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट हैज इक्वल पावर टू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. उसके बाद इंडिया आ जाता है, नाइदर टू पावरफुल नॉर टू वीक, क्योंकि राज्यसभा के पास इक्वल पावर है, अनइक्वल पावर है एंड एक्सक्लूसिव पावर है. और उसके साथ साथ यूके का है जो प्रिटी मच यूजलेस है. ओके, दीज पीपल दे ओनली यैप. हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाले जो हैं वो क्या करते हैं? सिर्फ यैपिंग करते हैं और कोई काम नहीं उनका. ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पर क्रिटिसिज्म वगैरह का सीन होता है. यस. एंड अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल मैटर्स एंड कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्यसभा के पास इक्वल पावर है. अब अगर क्वेश्चन आएगा फ्रेंड, इफ दिस क्वेश्चन विल कम इन 2025 मेंस कि क्या राज्यसभा इज अ यूजलेस स्टेपनी, तो आप लिख सकते हैं आंसर दैट नो इट इज नॉट. व्हाई? बिकॉज it is neither too strong nor too weak, and here are the reason why, because it has exclusive powers. यहीं से मेंस की तैयारी हो रही है ना, यहीं से तो मेंस की तैयारी हो रही है दोस्त. अब आप कह रहे हैं कि मेंस की तैयारी कैसे होगी? दिस इज योर मेंस प्रिपरेशन ओनली. मैंने पहले ही कहा है, प्रीलिम्स अच्छे से कर लो, 30% मेंस वहीं सॉल्व हो गया. उसके बाद 70% आपकी मेहनत है. ओके. सो आई थिंक या ओके, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हियर, तो इसको हम लोग इससे नहीं करेंगे, हैंडआउट से करते हैं. ठीक है. The parliamentary privilege is their source of privilege, the nature, sovereignty of parliament. Okay, so I can say that हमारा parliament खत्म हो गया. A major chunk of our headache is gone. Okay. All right.